नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबसे बात करने वाला हूं आप सभी के लिए जो है इंडियन ऑयल के अंदर नई वैकेंसी निकाल दी गई है, नई जॉब निकाल दी गई है। नोटिफिकेशन के साथ पूरा एक एक चीज डिटेल यहाँ पे डिस्कस करी जाएगी। जैसा आपको बता दूं, इंडियन ऑयल जो है वो एक कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी यानी कि IOCL, ये शॉर्ट में इसका नाम रहेगा। तो इधर से इंडियन ऑयल जो आपने देखा होगा, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स देखे होंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी रोडों पर। कई बार आप जाते होंगे जब पेट्रोल या डीजल जैसे व्हीकल में जब जरूरत होती है, तो उस सब के लिए तो ये बात आपके लिए इंडियन ऑयल की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है अप्रेंटाइज की, यानी कि एज अ फ्रेशर, एज अ ट्रेनिंग कोर्स, मतलब कि एक तरीके से सीखने के तौर पर जॉब निकाली है जो कि इंडियन ऑयल ने निकाली है अप्रेंटाइज के लिए। उसी से रिलेटेड मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये जॉब किसके लिए है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या सैलरी है, क्या काम रहेगा, किस किस तरह की पोस्ट रहेगी, कहाँ पर जाकर करनी होगी और यहाँ पर आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं। एक एक चीज़ मैं डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ डायरेक्ट वेबसाइट पर, इंडियन ऑयल के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलता हूँ और वहाँ से एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस जॉब से रिलेटेड। सबसे पहले देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जॉब से रिलेटेड एक एक चीज़ का। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। हम डायरेक्ट चलेंगे नोटिफिकेशन को डिस्कस करने। तो नोटिफिकेशन में बोला हुआ है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मार्केटिंग डिवीज़न साउथर्न रीजन, इंडियन ऑयल भवन, नंबर 139 उत्तमार गांधी रोड, चेन्नई की तरफ से जो है वहाँ के डिवीज़न से नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो नोटिफिकेशन ये है कि जो भी आपके ट्रेड हो, जो भी आपके ट्रेड अप्रेंटाइज होंगे, जो कि आपके स्पेसिफिक ट्रेड के लिए होंगे वो, और साथ में टेक्नीशियन, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव और जो भी आपके ग्रेजुएट लोग रहेंगे उन सभी के लिए जो है अप्रेंटाइज के लिए निकाली गई है। अप्रेंटाइज होता है क्या, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। अप्रेंटाइज मतलब यही होता है कि आप काम सीखेंगे। आप अगर उस पोस्ट के अंदर क्वालिफिकेशन ले रखी है आपने, तो उस चीज़ का आप काम सीखेंगे, साथ में आपको पैसे मिल जाएंगे। मतलब काम भी सीखेंगे और साथ में आपको पैसे भी दिए जाएंगे। तो ये होता है ग्रेजुएट अप्रेंटाइज अंडर द अप्रेंटाइज एक्ट, आया था 1961 में। तो उसके हिसाब से ये चीज़ बताई गई है। उस एक्ट के मुताबिक ये रिक्रूटमेंट करा पाएंगे IOCL के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, इस कंपनी के अंदर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग इन इंडिया एंड अ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी एज अ मेजर ऑफ स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर द नेशन, मतलब पूरे इंडिया के लिए प्रपोजेस टू एंगेज। यहाँ पे प्रपोजेस मतलब वो एक प्रपोजल दे रहे हैं, मतलब वो आपको कह रहे हैं कि वो एंगेज करना चाह रहे हैं कि टेक्नीशियन को, ट्रेड अप्रेंटाइज को, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव को और ग्रेजुएट्स को अप्रेंटाइज के लिए, चाहे वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, एट इट्स लोकेशन इन स्टेट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग स्टेट, देखिए आप इंडिया के अंदर बहुत सारे जितने भी आपके स्टेट है, जैसे कि आपके तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, तो यहाँ पर जिन राज्यों का नाम लिखा है सिर्फ उन राज्यों के अंदर आपको ये वैकेंसी मिलेगी। तो इन राज्यों के अंदर, मतलब कि ये जो तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, कर्नाटका है, केरला है, इन जगह के अंदर ही, इन स्टेट्स के अंदर आपको अलग अलग जगहों पे वैकेंसी मिल जाएगी। और आपको बता भी दिया जा रहा है कि किस पोस्ट पे आप जो जॉब लेने वाले हैं वो किस स्टेट में, किस जगह पर आपको लिया जा रहा है। तो ये क्लियर हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर स्टेट के नाम। तो ये आप देखेंगे तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन सारी जगहों पे आपको निकाली गई है जॉब। अब मान लीजिए जो कैंडिडेट दूसरे स्टेट से, उनका क्या करना है उसके बारे में भी मैं क्लियर करूंगा कि वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं, सभी इंडियंस के लिए है या फिर सिर्फ इन स्टेट्स के लिए है। तो एप्लीकेशन इन्वाइट जो करी जा रही है कैंडिडेट से, जो भी क्वालिफिकेशन फॉलो करते हो इन पोस्ट के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, प्रोविजनल नंबर ऑफ सीट्स इन अप्रेंटाइज कैटेगरी इंक्लूडिंग लाइकली रिजर्वेशन एज फॉलोज। मतलब आप देखेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब आपको ये बोला गया है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट जैसे दिख रहा है हमें पहला तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। अगर कोई कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटाइज फिटर के लिए है, मतलब ट्रेड मतलब उस फील्ड से रिलेटेड, ट्रेड मतलब ये हो जाता है सिंपल सिंपल, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है तो वो एक ट्रेड हो जाएगा आपका।
अगर बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तो वो एक ट्रेड हो जाएगा। तो वही आपको बता रहा हूँ, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के स्टेट के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि आपको अगर ट्रेड अप्रेंटाइज फिटर के अप्लाई करना है तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी। ट्रेड अप्रेंटाइज इलेक्ट्रीशियन की आपको वहाँ मिल जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, ये सारे आपको मिल जाएंगे। ये आपके स्टेट तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में हो जाएगा। और इसका अगर बताऊँ पीरियड ऑफ अप्रेंटाइसशिप, तो आपको 12 महीने जो है अप्रेंटाइसशिप, यानी 12 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 12 महीने आपको वो सब सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ वो सब करना पड़ सकता है। और ये सब आपको जो है 12 महीने यानी 1 साल करना है। टोटल वैकेंसी की बात करूँ ये इस तमिलनाडु स्टेट के अंदर इन पोस्ट के अंदर जो मैंने फर्स्ट टू 5 बताई हैं, तो इसके अंदर आपको बता दूं कि टोटल 30 वैकेंसी हैं। 30 में से 14 अनरिजर्व कैटेगरी से रहेंगी, और 3 जो रहेंगी वो EWS से रहेंगी, और OBC से 8 रहेंगी। तो इस तरीके से रहेंगी। यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट के लिए इस फील्ड में वैकेंसी नहीं है। सेम कर्नाटका स्टेट के अंदर आप देखेंगे तो कर्नाटका स्टेट में आपकी सेम फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इन 5 तरह के जो मैंने आपको भी बताया पहले तमिलनाडु के लिए, वही सेम यहाँ पर भी है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको 30 यहाँ पर भी मिल जाएंगी, और कैटेगरी वाइज आप समझ लेंगे। तो इस तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ। केरला में भी 30 वैकेंसी हैं, और आंध्र प्रदेश में भी 30 वैकेंसी हैं, तेलंगाना में भी 30 वैकेंसी हैं, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में भी दोबारा से आई हैं 30 वैकेंसी अलग से जो बताई गई यहाँ पे दोबारा। वो यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर निकाली गई है। और ये आप इसमें देख लेंगे कैटेगरी वाइज। सेम कर्नाटका में आपको दोबारा दिखेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोबारा राष्ट्र स्टेट का नाम आ रहा है, लेकिन वहाँ पर ट्रेड की जगह टेक्नीशियन के लिए बोला जा रहा है। तो पहले आप ट्रेड के लिए देख रहे थे, आप ट्रेड मतलब उसकी ट्रेड के लिए, अब आ जाता है टेक्नीशियन के लिए। उस फील्ड में कोई टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए अलग जो है वैकेंसी के रहेंगे कि कैटेगरी वाइज, और आपके अलग अलग तरीके से उसको बताया गया है। तो यहाँ पे केरला और इस तरीके से आप देख लेंगे। अब आती है टेक्नीशियन के खत्म हो जाने के बाद, तो आपको बता दूं टेक्नीशियन के लिए और ट्रेड के लिए डिसेबल कैंडिडेट्स का कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगा। लेकिन आप अगर ग्रेजुएट है आप और अप्रेंटाइज के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटाइज के तौर पे या फिर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स के तौर पे, तो आपको यहाँ पे 12 महीने का अप्रेंटाइजशिप करना पड़ेगा। और यहाँ पर 9 वैकेंसी ऐसी होंगी जो डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व रहेंगी, चाहे। और ये टोटल 9 है, ये सारी तमिलनाडु की और कर्नाटका जितने भी आपको 5 स्टेट्स दिख रहे हैं सबकी इंक्लूडिंग है। और आप इस तरीके से समझ पाएंगे। टोटल वैकेंसी आपको बता देता हूँ, टोटल यहाँ पे 490 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये जॉब मिल जाएगी। अब रिजर्वेशन आपको डिसेबिलिटी के हिसाब से बता दूँ, गवर्नमेंट्स के जो रूल हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे देखिए बोला भी गया है डिसेबल कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर कोड 1 to 55। सो 1 to 55 के कोड के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 to 55 में आपका टेक्नीशियन और ट्रेड आ रहा है। तो टेक्नीशियन और ट्रेड को हटा के जो बाकी रहेगा ये वाले, तो इनके लिए आपका वो जो है आपका डिसेबल कैंडिडेट के लिए वो लोग वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये डिसेबिलिटी के रूल हैं, आप चाहें तो इस सबको देख सकते हैं। अब डिसेबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, लॉ विजन हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है, कोई कैंडिडेट हार्ड ऑफ हियरिंग हो सकती है, ये सारी कंडीशंस आप देख लेंगे डिसेबिलिटी के हिसाब से। अब स्टाइपेंड की बात कर लेता हूं मैं। स्टाइपेंड क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जो फॉर डिसिप्लिन कोड 01, 06 और 11 और 16 और 21 के लिए अप्लाई कर रहा है, जो भी कैंडिडेट, जैसे कि मैं बता दूं कोड 01 और 6 और 11 ये सब है क्या। मान लीजिए कोई ट्रेड अप्रेंटाइज फिटर के लिए अप्लाई कर रहा चाहता है, या ट्रेड अप्रेंटाइज फिटर के लिए ही सेम आप देखेंगे, यानी कि कोड ये 1 रहेगा, ये 6 रहेगा, और ये 11 रहेगा। और ये 16 रहेगा। और ये 21 रहेगा, ये 22 रहेगा, ये 23 रहेगा, ये 24 रहेगा, ये 25 रहेगा, ये 26 रहेगा, ये 27 रहेगा, ये 28 रहेगा, ये 29 रहेगा, ये 30 रहेगा, ये 31 रहेगा, ये 32 रहेगा, ये 33 रहेगा, ये 34 रहेगा, ये 35 रहेगा, ये 36 रहेगा, ये 37 रहेगा, ये 38 रहेगा, ये 39 रहेगा, ये 40 रहेगा, ये 41 रहेगा, ये 42 रहेगा, ये 43 रहेगा, ये 44 रहेगा, ये 45 रहेगा, ये 46 रहेगा, ये 47 रहेगा, ये 48 रहेगा, ये 49 रहेगा, ये 50 रहेगा, ये 51 रहेगा, ये 52 रहेगा, ये 53 रहेगा, ये 54 रहेगा, ये 55 रहेगा, ये 56 रहेगा, ये 57 रहेगा, ये 58 रहेगा, ये 59 रहेगा, ये 60 रहेगा, ये 61 रहेगा, ये 62 रहेगा, ये 63 रहेगा, ये 64 रहेगा, ये 65 रहेगा, ये 66 रहेगा, ये 67 रहेगा, ये 68 रहेगा
और ये
11 रहेगा। कुल मिला के बात सेम ही हो रही है कि ट्रेड अप्रेंटाइज फिटर को कहना चाह रहे हैं वो, लेकिन वो अलग अलग स्टेट सारे इंक्लूड कर लिए हैं। तो उसके लिए आपकी अगर क्वालिफिकेशन बताऊं तो ये रहेगी कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक यानी कि 10वीं प्लस रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर ITI फिटर कोर्स होना चाहिए। मतलब कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करा हुआ फिटर का कोर्स जो कि 2 साल का हो, फुल टाइम 2 साल का वो करा हुआ होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज है आपका NCVT से या फिर SCVT से। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर जिसका कोड सेकंड था यानी कि आपका 0207, ये सारे जितने भी आप ऊपर पोस्ट कोड देख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन के हैं, उनके लिए भी 10वीं प्लस 2 साल का ITI सर्टिफिकेट, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के अंदर सेम इसी तरीके से ITI सर्टिफिकेट 2 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स के अंदर और 10वीं पास 10th पास। तो ये आपका रहेगा जो आपका थर्ड पॉइंट रहेगा ये वाला। इस तरीके से आप इस सारे को चेक करेंगे। मैं एक बार टिक लगा देता हूँ आप समझ पाए, जिससे कि यहाँ तक आप समझ लेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ 6th पे। 6 में थोड़ा अलग है। 6 में आपका टेक्नीशियन अप्रेंटाइज मैकेनिकल के लिए, तो उसमें आपका 3 ईयर रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल। मतलब कि आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से हैं तो आपके इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर। साथ में अगर आप OBC NCL से हैं तो 5% रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा आपके मार्क्स के अंदर। ये आपको बोल दिया गया 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए उस फील्ड के अंदर। सेम अब आ जाता है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो सेम वही रहेगा 3 साल का डिप्लोमा, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बाकी सब सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। और ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए तो ये सारे आपके 11 तक सेम रहेंगे। और उसके बाद हमारा 12 में थोड़ा अलग हो जाएगा। 12 में आप देखेंगे तो पोस्ट कोड जो 56 से लेके 60 तक है, 56 से 60 तक, उसमें बोला गया है कि ट्रेड अप्रेंटाइज अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटाइज अगर अप्लाई करना चाहेंगे, यहाँ पर ग्रेजुएट एज अ अप्रेंटाइज अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको BBA करा हुआ हो, BA करा हो या फिर BCom BSc जैसे कोर्स करे हुए हो। रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट होने चाहिए वो इन एनी डिसिप्लिन, इनमें से कोई भी, विद 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। फिर रिजर्वेशन के हिसाब से आपका कैटेगरी वाइज मार्क्स में छूट रहेगी। अब मैं आपको बता दूं फॉर ऑल डिसिप्लिन कोर्स द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब जो करी गई है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से एज अ फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। अब मान लीजिए क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू पार्ट टाइम या कॉरस्पॉन्डेंट या डिस्टेंस लर्निंग से अगर किसी ने करी है तो वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पे ये है कि किसी कैंडिडेट ने मान लीजिए ये कोर्स करे लेकिन उसने पार्ट टाइम करे, कुछ समय गया कुछ समय नहीं गया वो कैंडिडेट, या फिर कॉरस्पॉन्डेंस से कर लिए, डिस्टेंस लर्निंग से कर लिए, मतलब कि वो सिर्फ एग्जाम देने गया ऐसा कैंडिडेट, या ओपन से करा हुआ हो, तो वो नॉट एलिजिबल रहेगा। यहाँ पे ये बताया गया है, आप इस चीज़ को देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका वेयर एवर CGPA, आपका अगर CGPA हो या OGPA रहा हो या लेटर ग्रेड रहे हो कि A है B है, जो भी आपको क्लास 12th में मिला हो या फिर आपको ITI में मिला हो, डिग्री में मिला हो, डिप्लोमा में मिला हो, तो इट्स इक्विवेलेंट एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स मस्ट बी इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज पर द नॉर्म एडॉप्टेड बाय बोर्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट विल हैव टू फर्निश सर्टिफिकेट फ्रॉम the concerned university regarding the equivalent aggregate percentage of marks with reference to their CGPA or letter grade at the time of document verification failing which their candidature। मतलब आपको बता दूं यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट का CGPA रहा हो, OGPA रहा हो या लेटर ग्रेड मिले हो A+, B+, C+, कुछ भी, चाहे वो उसके ITI में हो, डिग्री में हो, 12th प्लस में हो या कहीं पे भी हो, तो उसको एक तो उसकी मार्कशीट में बताया गया होगा, अगर ग्रेड भी दिया गया होगा तो उसको बताया गया होगा कि ये ग्रेड कितने परसेंटेज के बीच में आ रहा है, कितने से कितने मार्क्स के बीच में आ रहा है, तो उस हिसाब से रहेगा। अब मान लीजिए आपके में अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और सिंपल एक ग्रेड दिया हुआ ये सब दे रखा है, तो ऐसे बोला गया है कि वो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर कैंडिडेट नहीं प्रूफ कर पाता कि उस ग्रेड का मतलब ये है, इसके मतलब ये है, इतने मार्क्स हैं, ये सब है, तो वो कैंडिडेट वहां से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, फाइनली उसकी जॉब वहां से वो चीज नहीं मिल पाएगी। यही यहाँ पर बोला गया था। अब मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप
या फिर जॉब एक्सपीरियंस उसने कैंडिडेट ने लिया हुआ है एक साल के लिए उससे ज़्यादा के लिए आर नॉट एलिजिबल। मतलब जिसके अब बिल्कुल फ्रेशर के लिए रहेगा। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहा है तो वही कर पाएगा जिसने पहले कभी कहीं एक भी बार एक्सपीरियंस ना लिया हो, जॉब एक्सपीरियंस ना लिया हो, कम से कम एक साल का या उससे ज़्यादा का ना लिया हो। अगर कम वाले रहेंगे तो शायद वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट यहाँ पे एक साल दिखाई जा रही है। एप्लीकेंट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर एज ए डोट। अब देखिए जिन्होंने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपनी ग्रेजुएशन वाली 31 अगस्त 2023 तक इन रिलेवेंट डिसिप्लिन आफ्टर एक्वायरिंग द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एज पर द लास्ट सेमेस्टर या ईयर मार्कशीट शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब कि जो कैंडिडेट अभी हैं फाइनल ईयर में वो अप्लाई ना करें, क्योंकि उनका अभी डिग्री नहीं आया है, उनका अभी मार्कशीट नहीं आया है, बाकी सारे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिनके पास डिग्री है, सब कुछ है इस डेट के हिसाब से, ये वाले डेट के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से अप्लाई कर दे। अब जिनके पास मान लीजिए उन्होंने एग्जाम भी दे दिए हैं फाइनल ईयर वाले और वो अभी उनके रिजल्ट में वेटिंग है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनके पास मार्कशीट नहीं है और इस डेट तक आना अब संभव नहीं है। मैं आपको बता भी देता था कि वही बोला गया, डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट इज नॉट मेंशन इन द मार्कशीट, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट मेंशनिंग द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटेक्निक कॉलेज इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट परस्यूड हिज कोर्स अलॉन्ग विद हिज एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब अपने फॉर्म के साथ कैंडिडेट को जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उसका जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मान लीजिए मार्कशीट पर मान लीजिए डेट नहीं लिखी किस दिन आपकी वो मार्कशीट बनाई गई, तो ऐसे में कैंडिडेट क्या करेगा, एक अपने उस कॉलेज के इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल से जो है एक सर्टिफिकेट सबमिट करेगा वहां उनसे बनवा के, जिसपे वो जो बता सके कि वो रिजल्ट जो है वो किस डेट का है। कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर लोकल या स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या वोकेशनल रिहेबिलेशन सेंटर फॉर डिसेबिलिटी एंड मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फेलिंग विच देयर। मतलब आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, चाहे कोई डिसेबल कैंडिडेट रहे या फिर कोई एबल यानी कि बिल्कुल फिट हर तरीके से रहे, कोई डिसेबल नहीं है और अपने कैटेगरी वाइज भी अप्लाई कर रहा है तो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। Candidate possessing higher professional qualifications such as BE or equivalent, MBA or equivalent, MCA, CA, ICWA, LLB shall not be considered। मतलब कोई MCA वाला कैंडिडेट रहे, CA वाला रहे, MBA रहे, वो नहीं कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। Suppression of information regarding possession or pursuing higher qualification shall render a candidate ineligible for consideration at any stage of selection, termination or any time during period of ट्रेनिंग। मतलब ये वाले फील्ड वाले कैंडिडेट अप्लाई ना करें। मैं आपको बता दूं एमसी और ये सारी चीज़ें नहीं मांगी जा रही हैं, ये वाली फील्ड वाले कैंडिडेट अप्लाई ना करें इस फॉर्म पे। अब एज की बात बता देता हूँ। एज यहाँ पे 18 से लेकर 24 रहेगी और ये आपकी 1st ऑफ अगस्त 2023 तक देखी जाएगी। अगर आप SC/ST कैटेगरी से तो 5 ईयर रिलैक्सेशन और OBC NCL रहेंगे तो 3 साल का। अगर कोई OBC कैटेगरी है और वो क्रीमी लेयर में होगा, मतलब कि 8 लाख से ऊपर सैलरी या फिर 8 लाख से ऊपर एनुअल इनकम रहेगी उनकी पूरे साल की उनके घर परिवार में, तो वो लोग इसमें CL में आएंगे तो उनको रिलैक्सेशन एज में नहीं मिलेगा। और डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल का मिल जाएगा रिलैक्सेशन। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है क्या कि सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट एंड मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन तो है ही, ऑनलाइन टेस्ट आप देंगे और उस ऑनलाइन टेस्ट के बेस पर आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा विल बी कंडक्टेड विद ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेगा कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑप्शंस विद 1 करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए एक क्वेश्चन के, एक करेक्ट आंसर होगा उसमें से, वो आपको सिलेक्ट करना है। इस तरीके का पेपर रहेगा। कैंडिडेट्स विल बी असेस्ड ऑन पैरामीटर सेक्शंस एज बिलो। अब आपको बता देता हूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए आप अप्लाई करेंगे, चाहे वो आपका फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो और आपका टेक्नीशियन
अप्रेंटाइज के लिए जैसे कि आपके बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो इसमें आपको बता दूं कि आपका टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, जेनेरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल रहेंगी। तो ये ट्रेड और टेक्नीशियन के लिए तो सेम सिलेबस रहने वाला है। इसमें आपका अगर फ़र्क रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ रहेगा। जैसे आप देखेंगे तो ये तीनों तो सेम रहेंगे। टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, रिलेवेंट डिसिप्लिन मतलब ये होता है आपका कि आपका ये जो आपका टेक्निकली उस चीज़ के ऊपर तो आएगा ही पेपर, लेकिन आप जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में अप्लाई करें ट्रेड अप्रेंटाइज पे, तो आपके लिए ये इससे रिलेटेड सिलेबस रहेगा ये पहले वाले पॉइंट में। बाकी सारा सबके लिए सेम रहेगा, ये तीनों सेम रहेंगे सबके लिए। अब आती है ट्रेड अप्रेंटाइज, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएट अप्रेंटाइज जैसे कि बीबीए, बीए, बीकॉम और बीएससी, यही 4 कोर्स एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो इसमें आपको बता दूं, इसमें आपका सिलेबस रहेगा जेनेरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। Candidate will have to qualify successfully through each stage of the selection process. ऑनलाइन टेस्ट मिनिमम 40% मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम के अंदर। अब देखिए अभी इसमें मार्क्स मैंने आपको बताया नहीं कितने मार्क्स का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद, उसके बाद प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस होगा फॉर बीइंग adjudged suitable for engagement. Candidates are advised to ensure that they are medically fit, वो medically fit हो एज पर जो भी आपका इंडियन ऑयल जो है प्री एंगेजमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है उसके हिसाब से। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द गाइडलाइंस और क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फिटनेस फॉर प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर दे कमेंस द एप्लीकेशन प्रोसेस। द गाइडलाइन आर अवेलेबल इन द, अब देखिए मैं आपको बता दूं इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद प्री एंगेजमेंट मेडिकल फॉर्मेट में चले जाना, वहाँ से आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। मतलब कि इसमें जो है आपका जो प्री मेडिकल एग्ज़ाम होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्ज़ाम के बाद, उसमें क्या क्या होने वाला है वो आप चेक कर लेना, क्योंकि बाद में मेडिकल कंडीशन में फेल हुए तो हो सकता है ये जॉब जो है वो आपको ना मिले। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दी है। और ये बात और है कि जितने ही मार्क्स का पेपर रहे उसमें से 40% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे आप अगर एक अनरिजर्व कैटेगरी से हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। कंसेशंस और रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, एज में कैटेगरी वाइज क्या मिलने वाले हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप चाहें तो रीड कर भी सकते हैं यहाँ पे। एक तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म की डेट जो है वो 10 सितंबर है, यानी कि 10 सितंबर 2023 में 11:55 तक है, यानी कि 12 बजे तक भी नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें देखिए आपको बताऊं जैसे कि अब हम आगे चलते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस हम डिस्कस कर लिए हमने, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी सब डिस्कस कर ली है, कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा। जो भी ये क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहा हो अप्लाई कर सकता है। Candidate have to apply or any one discipline code only. Candidate applying more than one discipline code will not be considered and their application। देखिए आपको बता दूं जितने मैंने आपको ऊपर कोड बताए हैं उसमें से आप किसी एक कोड पे ही अप्लाई करेंगे फॉर्म में, उसके अलावा नहीं अप्लाई करेंगे। बाकी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिए ही गए हैं कि फॉर्म, अब देखिए फॉर्म भरते हैं आप अपना फोटो साइन ये सब अपलोड करना, 10th 12th मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अप्लाई करनी होगी और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म में। फॉर्म अभी चल रहे हैं और लास्ट डेट बता दी गई है, उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा वो बताया गया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डेट बता दी है मैंने आपको क्या क्या रहेगी। अब रही बात फॉर्म अप्लाई करने की, फॉर्म की फीस की, तो फॉर्म की फीस यहाँ पर नहीं है, तो फॉर्म की फीस नहीं है बिल्कुल भी, फ्री जो है एक फ्री फॉर्म भरा जाएगा ये इंडियन ऑयल के अंदर,
अप्रेंटाइज के लिए आप भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीखने के साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं, क्वालिफिकेशन अगर हो आपके हिसाब से तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। अब रही बात अप्लाई कैसे करना है और एलिजिबल की, मैं आपको बता दूं सारे इंडियंस एलिजिबल हैं। स्पेशली ये जो स्टेट्स के नाम लिए मैंने, इन स्टेट पे जाके वहाँ काम करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे दूसरे स्टेट वाले एलिजिबल ना हो, मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ स्टेट के से कैंडिडेट ही एलिजिबल है, ऐसा कहीं देखा नहीं है मैंने। लेकिन आप फॉर्म भरेंगे आपको पता लग जाएगा, आप अपना जो भी डालेंगे, डोमिसाइल डालेंगे कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, स्टेट वाइज ये सब डालेंगे जैसे ही फॉर्म भरते हैं, वहीं पे आपको पता लग जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे को नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं दी गई है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो भी इन 5 से 6 स्टेट्स के कैंडिडेट है वो तो फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप कैसे होगा, तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ इसको, वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ पे आप एक चीज़ देख लेंगे, वहाँ से आप चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर डालना पड़ेगा, वैलिड आधार नंबर डालना, कुछ भी मिस्टेक मत करना, पैन नंबर डाल देना, पैन कार्ड का नंबर ये होना ज़रूरी है। जिनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड हो वही फॉर्म भर सकते हैं। यही सब आपको बता दिया है मैंने। ये जेंडर, नेशनैलिटी, अब देखिए रजिस्ट्रेशन में नेशनैलिटी मांगी जा रही है और नेशनैलिटी में कोई इंडियन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे। तो इतना ही रहेगा और उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन होगा। और वैकेंसी 490 है और फॉर्म की लास्ट डेट जो है 10 सितंबर रखी गई है। तो मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।